अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जलसा जो मुलतवी हुआ है उसकी वजह से बड़ा सारा दिन आज महाज गर्म रहा सोशल मीडिया पर। ख़ास तौर पर पीटीआई के कारकुन जिस तरह से मायूस थे और अपनी क़यादत पर गरज बरस रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क़यादत जो थी एक बैकफुट पर नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने हंगामी कुछ मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों से क्या पता चला कि क्या मैसेज पहुंचा था खान साहब तक और खान साहब ने आगे अब क्या पैगाम दिया है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ इस पूरे आज का जो एपिसोड था इससे तज्जिया क्या निकलता है वो आपके साथ में अपना एक्सक्लूसिव तज्जिया शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट आज का दिन था वो इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब ने सरेंडर किया और जिस अंदाज से उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ जो वो इससे पहले खुद करते रहे हैं आज उनके सामने आ चुकी थी। मकाफाते अमल, और वो भी इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी आज हमने होते हुए देखा। इस फैसले के हवाले से तो शायद दुरुस्त फैसला कर दिया गया होगा, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छी बात है, सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और सेंसिटिव मामलात के ऊपर उलमाए कराम को बिल्कुल ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रूल्स को, जिस तरह से तमाम ज़ाब्तों को, क़वानीन को और रिवायात को एक तरफ रख कर ये सब अमल किया गया, इस अमल के ऊपर इतने सवाल हैं काजी साहब के ऊपर आ जाते कि आज काजी साहब को अमलन इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए था। ये लोग अब खुद डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर तफसीली आपको बात बताते हैं। इसके साथ साथ दो तीन अहम खबरें हैं कुछ 9 मई के वाक़यात से जुड़ी। पीटीआई के कुछ लोग मज़ीद मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने क्या बताया। और फिर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम, जो कि पहले तो कहा गया था कि गिरफ्तार हैं, फिर गिरफ्तारी कहीं साबित भी नहीं हुई। फिर एक दो दिनों से उनके बारे में ख़बरें आ रही थी कि उनके बारे में पता चल चुका है, लेकिन फिर भी कहीं अपीयर नहीं हुए और अब उनकी फैमिली ने खुद उनकी बाजियाबी के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तो ये समेत कुछ आम चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा जलसे के हवाले से कुछ आम चीज़ों के ऊपर बात हो जाए जी, क्योंकि आज बड़ा ये हॉट टॉपिक रहा है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले व्लॉग में कि इमरान खान साहब से जो आज सुबह मुलाकात हुई है वो मुलाकात करवाई गई है और इस मुलाकात में बाकायदा एक पैगाम भेजा गया है। अब कुछ लोग उसको रिक्वेस्ट कह रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट इमरान खान साहब को भेजी गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई पैगाम है। और यकीनन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये पैगाम जो है वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने खुद अपनी मर्ज़ी से देने की कोशिश की है तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बेशक आप इस क़यादत को बुज़दिल कहें, बेशक आप इस क़यादत को कॉम्प्रोमाइज़्ड कहें, बेशक आप इस क़यादत को लालची कहें, बेशक आप इस क़यादत को गद्दार कहें, लेकिन इस क़यादत की इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, इतनी पसली नहीं है कि ये सुबह 7 बजे जाकर अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलवा दे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि क़यादत ने अपने तौर पर जलसा से घबराते हुए, डरते हुए ये सोचा कि ओहो अब हम यूं करते हैं कि जाके किसी भी तरह इमरान खान साहब तक कोई अर्ज़ी डाल दें, तो फिर मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। क्योंकि अगर क़यादत ये चाहती भी तो 7 बजे वो अडयाला का दरवाज़ा खुलवा कर उस आज़म सवाती की मुलाकात खान से नहीं करवा सकती थी। वो आज़म खान सवाती जो पिछली 2-3 दफ़ा गया, सारा दिन बाहर जेल के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी, तो आज क्यों कर फिर उसकी मुलाकात करवाई गई। तो आप समझ लीजिए कि अडयाला के ये दरवाजे कौन खुलवा सकता है सुबह सुबह। तो बहरहाल ये अडयाला के जो दरवाजे सुबह खुले थे उसमें एक मैसेज कह लें, रिक्वेस्ट, जो भी मैंने आपको कहा कि वो कह के इमरान खान तक पहुंचाया गया है और उसमें बेसिकली उन्होंने ये बात कह दी कि जनाब आपको आगे जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, आप आज का ये जलसा जो है वो मुलतवी कर दें। अब इमरान खान साहब को जो हालात व वाक़यात भी बताए गए, जो सारे सेंसिटिव चीज़ें थी कि कुछ भी हो सकता है और जिस तरह की कल रात से तैयारी भी थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत क्रैकडाउन खौफनाक किस्म का हो सकता है कारकुनान के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें थी। जिसके बाद फिर खान साहब ने
फैसला किया और फिर आज़म सवाती के थ्रू एक मैसेज बाहर आ गया। आज़म सवाती साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, साथ ही ये बता दिया कि 8 सितंबर को जलसा होगा। और इंटरेस्टिंगली अभी आज़म सवाती साहब ने इस जलसे का ऐलान किया है, साथ ही इंतज़ामिया की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि बिल्कुल बिल्कुल जी हमें कोई एतराज़ नहीं, वरना ये इंतज़ामिया इतनी आसानी से नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करती थी। तो बहरहाल आज के इन वाक़यात से जो चीज़ें, एक चीज़ मैं सिर्फ इस पे और डिस्कस कर लूँ कि अलीमा खान साहिबा के हवाले से बहुत से लोग आज इस तरह उनके पैगाम को देख रहे थे कि जैसे अलीमा खान ने क़यादत के ऊपर कोई चार्जशीट कर दी है कि ये नहीं चाहते इस तरह। वो बिल्कुल बात हो सकती है, मैं उससे कोई डिनाई नहीं कर रही, लेकिन अलीमा खान साहिबा की जो एक इमरान खान साहब से मोहब्बत और वाबस्तगी है वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो की है, और जो जहाँ तक सियासी मामलात में एक इंटरफेरेंस है वो एक अलग कहानी है। तो अलीमा खान साहिबा की एक्सपेक्टेशन और ख्वाहिशात बिल्कुल अपने तौर पर जेन्युइन भी हैं, और अपने भाई के लिए किसी भी बहन की ऐसे ही जज्बात हो सकते हैं, लेकिन क्या वो उसी तरह सियासी तौर पर भी फ़ैसले करने में मजाज हैं? तो ये ज़ाहिर है एक अपनी जगह मसला है कि ज़ाहिर है उनके पास ये अथॉरिटी तो नहीं है। कहने का मकसद मेरा ये है कि इस पैगाम में भी अगर आप देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि अलीमा खान भी बेसिकली वही बात कर रही हैं कि वो भिजवाया गया पैगाम आज़म सवाती के थ्रू, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ये समझती हूँ कि आज़म सवाती जो पैगाम लेके गए वो पीटीआई की क़यादत की तरफ से नहीं था, वो इस निज़ाम की तरफ से एक पूरा पैगाम था, पीटीआई की क़यादत की तरफ से नहीं था। तो बहरहाल ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है सिर्फ देखने की एंगल। बाकी इसमें जो आज का सारा दिन का तज्ज़िया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नंबर 1 ये कि खान साहब जी इंतशार नहीं चाहते। खान अगर इंतशार चाहता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ कारकुन मारे जाएं या खुदा न खास्ता क्रैकडाउन हो, लोगों पर गिरफ्तारियाँ हों, लाठी चार्ज हो, ये वो। जब उन्हें इस बात का ख़तरा या ख़दशा महसूस होता है कि कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो वो एक कदम पीछे हट जाते हैं, भले उसके ऊपर ख़ुद उनके ऊपर ही तनकीद क्यों ना हो। तो इमरान खान आज भी इंतशार नहीं चाहते। नंबर 2 ये कि आज भी ताकत का मरकज़ इमरान खान ही है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी को जलसा मनसूख भी कराना है तो उसे पता है कि बात जाकर किधर करनी है, किधर से ऑर्डर आना है तो लोगों ने रुकना है। तो आज भी अडयाला जेल का एक कैदी इतना ताकतवर है कि वहाँ से हुक्म लगाएगा कि जलसा होगा तो लोग निकल आएंगे, और अगर वो कहेगा कि जलसा नहीं होगा तो लोग पीछे हट जाएंगे, भले वो जलसा करना चाहते हों, भले वो कश्तियाँ जलाकर ही जलसागाह की तरफ रवाना हुए हों। तो आज भी ताकत का मरकज़ जिससे बात करनी है वो बंदा वही है जो अडयाला जेल का असीर है। नंबर 3 ये कि पीटीआई कारकुन जो हैं वो खान साहब के लिए बिल्कुल बेलौस मोहब्बत उनसे करते हैं और हर तरह की उनके लिए तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हैं। आज भी उनको इस बात में एक तकलीफ़ महसूस हो रही थी कि वो क्यों जलसा मनसूख करके वापस जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को क़यादत को बिल्कुल कारकुनों की फ़िक्र है, लेकिन कारकुन बहरहाल अपनी फ़िक्र नहीं कर रहे और उनको फिर भी इमरान की फ़िक्र ज़्यादा है। तो ये पता चलता है कि पीटीआई के पास अभी भी बड़े जांबाज किस्म के कारकुन मौजूद हैं जो पिछले 2-2.5 साल से इतनी बुरी तरह से मारें खा रहे हैं, अपने कारोबार तबाह कर लिए हैं, उन्होंने अपने घर बर्बाद कर लिए हैं, लेकिन वो आज भी इमरान खान के साथ कमिटेड हैं। नंबर 4 ये कि कारकुन बहरहाल इस मौजूदा जो क़यादत है इसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद खो चुके हैं, और अब यही वजह है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जलसा मुलतवी करने का ऐलान भी खुद नहीं किया, बल्कि ऐसे बंदे को सामने लाया गया कि जो कारकुनों के लिए ट्रस्ट वर्दी हो, जिसके ऊपर कारकुन ये समझते हैं कि उसने खान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ी तकलीफ़ उठाई है, वो लॉयल है खान से, उसकी बात पे उनको आइडिया था कि कारकुन यकीन करेंगे। तो ये भी एक बात पता चलती है, और जिस तरह फिर उसके बाद एक तूफ़ान शुरू हो गया तनकीद का इस क़यादत के ऊपर, उससे पता लगता है कि कारकुन क़यादत पर उस तरह से एतमाद अब नहीं कर रहे। उससे बाद जनाब जो 5वीं चीज़ मैं निकालती हूँ इससे वो ये है कि बहरहाल ये पता चलता है कि इस्लामाबाद का जो जलसा है वो इस हुकूमत की दुखती रग है। इसीलिए जब भी इस्लामाबाद के जलसे की बात हुई, मेरा ख्याल है कोई 4थी दफ़ा जलसा मनसूख हुआ है या मुलतवी हुआ है, तो उस वक्त हमें इस तरह की एक डेस्परेशन या पैनिक नज़र आता है हुकूमत की सफ़ों में। तो एग्जैक्टली इमरान खान को पता है कि इन्हें किधर सबसे ज़्यादा मसला है, और फिर वो जलसा अनाउंस वहाँ का करते हैं, तो वो एक पैनिक हमें बार बार नज़र आता है। और छठी चीज़ जो आज का तज्ज़िया मेरा वो ये कि हुकूमत को इस बात का भी इदराक है कि इस वक्त अवाम गम व गुस्से का शिकार है, और
اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کارکن ہے وہ عمران خان کی کال پر باہر نکلے گا، انہیں یہ پتہ ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ممکن کوشش، پہلے انہوں نے پورا یہ ماحول بنایا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے عمران خان سب تک پیغام بھی پہنچایا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کے باہر نکلنے کا خوف ان کے اندر بہرحال موجود ہے. تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں آج کے اس سارے ایونٹس سے جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں. دیکھتے ہیں 8 ستمبر کے لیے کیا ہوتا ہے، اس وقت کیا کوئی نیا طریقہ بنایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے جلسے کی ملتوی ہونے کے لیے. لیکن عمران خان صاحب نے آج ہمایوں محمد سے اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی انور سے بعد میں ایک ہنگامی ملاقات کی، انہیں بلایا. ان سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے ساری تفصیلات مزید بھی پوچھیں، اور پھر انہوں نے واضح طور پر ایک پیغام بھی دیا جو کہ ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں محمد نے آ کر بتا دیا ہے ٹی وی سکرینز پر. اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آج جو مجھے حالات بتائے گئے میں نے اس کے بعد یہ جلسہ کینسل کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے، لیکن حکومت کو جا کے بتا دو کہ یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد جلسہ کینسل نہیں ہوگا. اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں جو بھی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جلسہ منسوخ نہیں ہوگا. تو خان صاحب نے آخری وارننگ بھی اس حوالے سے جاری کر دی ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی اپنی قیادت کے لیے بھی میسج دیا ہے اور حکومت کے لیے بھی میسج دیا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں، اسلام آباد کا جلسہ، لاہور کا جلسہ، مخصوص نشستوں کا معاملہ، اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے وہ پلان سے، تو ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر ان کی فائٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. تو یہ جی اہم ملاقاتوں کے بعد ان کے میسج تھے. اب آ جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف. قاضی صاحب جو ہیں جی ویسے ہم نے دیکھا کہ بڑے دبنگ جج بنتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو تو خاص طور پر اور باقی بھی وکلاء کو اکثر ڈانٹ پلاتے ہیں، بات نہیں کرنے دیتے، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، جس طریقے سے ان کو ذلیل کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی تضحیق ہی ہو جاتی ہے. یہ ان کا رویہ رہا اپنی عدالت میں. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طریقے سے خود بت بنے بیٹھے تھے، کس طرح سے وہ خود بے بس نظر آ رہے تھے، یہ تمام کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. بیسکلی یہ نظر ثانی کیس تھا جو کہ دوسری نظر ثانی تھی بیسکلی، جس کا آئین اور قانون میں تو کوئی وجود ہے نہیں. اور وہ قاضی صاحب جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین میں یہ لکھا ہے اور بائی بک ہی چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. تو قاضی صاحب سب سے پہلے تو آج یہ بتا دیجئے کہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ دوسری نظر ثانی اپیل بھی دائر ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد قاضی صاحب جو ہیں وہ آج نظر ثانی اپیل میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تو کس طریقے سے جو سٹاف تھا انہوں نے جا کے انہیں ویلکم کیا باہر گاڑی سے، وہ سب دیکھنے والا تھا. مختلف علماء کرام گئے، سماعت شروع ہوئی، سارا دن سماعت چلتی رہی، اور قاضی صاحب کے سامنے جو مختلف وکلاء تھے جونیئر وہ اونچی آواز میں بولتے رہے، اور قاضی صاحب انہیں چپ نہیں کروا سکتے تھے. باقاعدہ ان کے بہت سے لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لہجے میں لرزش محسوس ہو رہی تھی. اور ایک دفعہ تو انہوں نے پھر مولانا صاحب سے کہہ دیا کہ آپ دیکھیں یہ وکلاء کیا کر رہے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں اور آپ انہیں منع کریں. تو اس پہ مولانا نے کہا کہ یہ آپ کی عدالت ہے، یہاں آپ کا حکم چلتا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب قاضی صاحب سارا دن کی سماعت کے بعد چیمبر میں گئے، وہاں پر علماء کرام سے انہوں نے الگ سے مشاورت بھی کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے کو اور جو انہوں نے نظر ثانی میں بھی برقرار رکھا تھا اس کو ایک مشاورت کے بعد چینج کر دیا. ایک نیا فیصلہ جاری کیا، اور اس میں سے جو پرانا فیصلہ تھا اس میں ترمیم کر کے جو چیزیں ڈیمانڈ کی گئی تھیں، آج جو لوگ وہاں پر موجود تھے پٹیشنرز تھے ان کو جو چیزیں چاہیے تھی وہ قاضی صاحب نے منہ مانگی دیں، اور وہ اپنا ہی انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا. جس کے بعد آج پھر قاضی صاحب خیر و عافیت گھر گئے، اور یہ جو مظاہرین تھے یہ بھی خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. جہاں تک اس فیصلے کے اوپر بات ہے، اگر یہ فیصلہ واقعی درست نہیں تھا تو قاضی صاحب کو اول تو یہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے کیسے ایک غلط فیصلہ کیا؟ اور اگر آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا تو جب نظر ثانی اپیل دائر کی گئی آپ نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کریکٹ کیوں نہ کیا، حتیٰ کہ پھر ماورائے آئین جا کر ایک اور اپیل دائر کرنی پڑی، اور اس میں بھی آپ نے دلائل وغیرہ کے عوض نہیں بلکہ چیمبر میں موجود ایک معاہدے کے تحت، باقاعدہ ایک معاہدہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ جس میں یہ طے ہوئی معاملات کہ جی یہ پیراگرافز حذف کرنے ہیں، آپ نے وہ حذف کیے اور اس کے بعد آپ نے وہ فیصلہ تبدیل کیا. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ نے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ تبدیل کیا. تو نمبر 1 کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا اور آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے. دوسری بات کہ آپ نے یہ فیصلہ اب دباؤ کے تحت چینج کیا.
तीसरी बात कि आज आपने जिस तरीके से कमज़ोरी दिखाई, उससे तो ये आपने एक अजीब तासुर बना दिया है कि अब कल को जिसका दिल करे, अगर उसके पास ये स्ट्रीट पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरीन के साथ आ सकता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने फैसले फिर तब्दील करवा सकता है। तो आज बहुत सारे लोग ये कहते हुए महसूस हो रहे थे, नज़र आ रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जनाब इससे बेहतर है कि आज आप इस्तीफ़ा दे दें। काजी साहब ने खुद कहा कि जिस दिन मैं दबाव के तहत काम करूं मैं घर चला जाऊंगा। तो काजी साहब आज ही वो दिन था, क्योंकि आपने दबाव के तहत ये फैसला चेंज किया। और अगर हम ये मान भी लें कि आपने दबाव के तहत नहीं किया, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि आपने ये गलत फैसला दिया, तो इस गलत फैसले के ऊपर क्या आपको जिम्मेदारी लेते हुए मुस्ताफ़ी नहीं हो जाना चाहिए कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज गलत फैसले करता है और दो बार करता है, तो क्या उसको अपनी कुर्सी पर बैठने का हक हासिल है? मैं इसीलिए कह रही थी कि मका फाते अमल है कि वो काजी जो कल हम देखते थे किसी वकील को बोलने ही नहीं देता था, आज वकील उसके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और वो खामोश बैठा बर्दाश्त कर रहा था, बेबस नज़र आ रहा था। वो काजी जो कल हम देख रहे थे कि साथी जज जब उसके फैसले पर तनकीद कर रहे थे, बल्ले के निशान वाले फैसले पर, तो वो अपने साथियों पर गुस्सा कर रहा था कि क्यों बार बार उस फैसले का तज़किरा हो रहा है। और आज वही फैसला जो काजी ने अपने हाथ से लिखा, उसको खुद उन्होंने गलत फैसला करार दिया। तो ये हमें नज़र आता है कि जो आप कहते रहे वो आपने करके ना दिखाया। कल हमने ये देखा कि आप ये कहते रहे कि बाय बुक चले, लेकिन आज आपने बहरहाल मसलहत के तहत एक फ़ैसला दिया। अब वो मसलहत अच्छी है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त होना चाहिए था, लेकिन वो है तो बहरहाल एक मसलहत के तहत, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो फिर आज आपका आइन और क़ानून कहाँ खड़ा है? तो ये जो सारी सूरत हाल है जनाब, इसके बाद काजी साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है, लेकिन हमें इस तरह की किसी इतने बड़े अखलाकी फ़ैसले की काजी साहब से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके साथ जल्दी शेयर कर दूं। एक तो जी कि आज 9 मई के मामलात पर 2 अहम खबरें हैं। एक तो आलिया हमज़ा को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरी कर दिया है मुकदमे से। आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि मतलब 1 महीने से ज़्यादा यहाँ आसपास आपने उस खातून को इस मुकदमे में गुजरांवाला की जेल में रखा, और आज आप इस बात पे उसे बरी कर रहे हैं कि जी वो तो इस शहर में मौजूद भी नहीं थी और उसके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब एक बंदी वहाँ मौजूद ही नहीं तो उसने कैसे जलाओ घेराव कर दिया। लेकिन 1 महीना उसको नाजायज़ इस जेल में, गुजरांवाला की जेल में कैद रखा गया। दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से कुछ वादा माफ गवाह भी सामने आए थे और ये कहा गया था कि जी उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बाकायदा बयान जारी कर दिए, जैसे कि साबिक डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली के वासिक क़य्यूम अब्बासी। इसी तरह उमर तनवीर भट्ट के हवाले से भी ये खबर आई थी। लेकिन आज ये दोनों हजरात बाकायदा मीडिया के सामने आए और उन्होंने ना सिर्फ ये कि मीडिया के सामने बल्कि अदालत के रूबरू भी ये कहा कि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया। इमरान खान ने हमें कभी इंतशार का नहीं कहा, उन्होंने हमेशा हमें पुरअमन रहने का दर्स दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने एक जाली किस्म का हलफनामा या बयान जो था हमारा वो हमसे मंसूब किया हुआ था, वो हमारा कभी भी नहीं था। और मैं आपको याद दिला दूं कि वासिक क़य्यूम के हवाले से जब ये बीच में एकदम लापता हो गए थे तो उसके बाद एक मैसेज इनके ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया था जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में पार्टी छोड़ने का लिखा था। और सब इस बात पे हैरान हो रहे थे कि वासिक क़य्यूम अब्बासी जो हमेशा बाकी सारे अपने जो ट्वीट्स हैं वो उर्दू में किया करते थे, पार्टी छोड़ने का ट्वीट उन्होंने अचानक से अंग्रेज़ी में कैसे कर दिया। और फिर उसके बाद ये खबर भी आई कि जी वो वादा माफ़ गवाह बन गए और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर सब कुछ किया। लेकिन आज ये सारा किस्सा उन्होंने खोल के सामने रख दिया, अदालत के सामने भी और मीडिया के सामने भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये बता रही हैं कि जब आप बंद कमरों में ट्रायल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता। जब चीज़ें सामने आती हैं खुली अदालत में तो फिर पता लगता है कि केसेस में क्या हो रहा है, उनकी हकीकत क्या है। इसके साथ जी आज एक और अहम खबर जाते जाते ले लें कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, जिनके बारे में इसी तरह हवाई किस्म की खबरें आती जा रही हैं कि वो ये भी मान गए, वो भी मान गए, उनसे फ़ोन भी मिल गया, उन्होंने इमरान खान से रब्ता भी करा दिया, फैज़ हमीद से भी वो गुफ्तगू कराते थे और वो जुल्फ़ी बुखारी से भी पता नहीं बाहर गुफ्तगू कराते थे और वो पूरा नेटवर्क अंदर पकड़ा गया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज तक उस बंदे का सिरे से पता ही नहीं कि वो बंदा है कहाँ। अगर वो गिरफ़्तार है और वो ये सब कुछ कर रहा था
تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کرتے, اس کے اوپر چارجز فکس کرتے, لیکن وہ بندہ آج تک کبھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا. البتہ مختلف صحافیوں کے تھرو یہ بیانیہ ضرور سامنے آیا ہمارے. اب یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ جو بندہ سرے سے سامنے موجود ہی نہیں ہے اس کے کسی بھی بیان کے حوالے سے کیسے یقین کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, آج ان کی فیملی نے باقاعدہ ان کی بازیابی کے لیے ایک درخواست بھی عدالت میں دائر کر دی ہے کہ محمد اکرم کوئی ان کا پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہیں, اور اگر وہ گرفتار ہیں, انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی سہولت کاری کی ہے, کوئی بھی جو مینول کے خلاف چیزیں تھی اگر وہ کر کے عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, تو اس کے اوپر جو ڈیو چارجز بنتے تھے وہ لگا کر ان کے اوپر کارروائی کی جا سکتی تھی. لیکن ہمیں یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اوپر اتنے سینسٹیو قسم کے الزامات ہیں وہ کہیں پتہ نہیں کیوں غائب ہو جاتے ہیں. کمشنر راولپنڈی احمد چٹھا سے لے کے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک اہم ثبوت ہو سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے, لیکن اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیں کدھر. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ خود ہی معاملات کو بہت مشکوک بنا دیتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.